कि कल रात को पता नहीं एक ग्लेशियर अवलांच आने से डिस्ट्रॉय हो गए, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से हमारे जो गॉड है यहाँ के जो श्री बद्री नारायण जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने उनके आशीर्वाद से मैं उस टॉप तक पहुँचा हूँ। और उसके साथ साथ यहाँ के जो किन्नौर के जितने जो जनता है, बुज़ुर्ग है, और जितने भी हमारे युवा साथी हैं और हिमाचल के, उन सभी की शुभकामनाओं से मेरा जो ये एक्सपीडिशन है वो सक्सेसफुल हुआ। मेरा नाम अमित कुमार नेगी है और मैं हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के सांगला वैली बटसेरी गांव का निवासी हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है वो बटसेरी गांव से हुई, और बटसेरी के साथ साथ +2 की जो सांगला वैली, और उसके बाद जो हायर एजुकेशन जो कॉलेज मेरे राजीव गांधी डिग्री कॉलेज कोटशेरा जो शिमला से हुई है। तो ये मेरी जो शुरुआत एक एथलीट के रूप में हुई थी, और एथलीट में मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किए हिमाचल की तरफ से। जब मैं एथलीट की शुरुआत की थी तो हमारे यहाँ पर किन्नौर में एक रनिंग लिविंग हाई एल्टीट्यूड मैराथन होती थी, जो 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर और हाफ मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती थी। और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। काफ़ी कंट्री के मैराथन जो आपके एथलीट्स पार्टिसिपेट करने आते थे, तो यहाँ से मैं एक पहला था जिसने मैं 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट ले चुका हूँ हाई एल्टीट्यूड मैराथन में। और मेरी जो फिटनेस जो नेक्स्ट जो मेरी जो माउंटेन्स के लिए भी मुझे यहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली मुझे। और एथलीट के साथ साथ धीरे धीरे मैंने एक वॉलीबॉल को भी चूज़ किया, जो वॉलीबॉल में मैंने अपने स्कूल टाइम से मैंने रनर अप ट्रॉफी से स्टार्टअप की। और मेरी जो स्पोर्ट्स के प्रति एक जागरूकता, बहुत उत्साह फैली, और धीरे धीरे मैं स्पोर्ट्स एथलीट और वॉलीबॉल को अपना करियर मानने लगा। और धीरे धीरे मैं ऑल इंडिया लेवल के लिए नॉर्थ जोन के लिए मैं सिलेक्टेड हुआ था। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो हमने शिमला को 23-24 साल बाद नॉर्थ जोन में गोल्ड मेडल दिलाया है। और उसके बाद ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कोल्हापुर हमने क्वालिफाई किया। और उस बीच मेरा जो एक एम था इंडियन वॉलीबॉल टीम के लिए, और जो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के लिए मैं हमेशा आगे रहता था। और धीरे धीरे मेरी जो हॉबी और जो आगे हॉबीज़ जो चेंज होना स्टार्ट हो गया। जब मैं कॉलेज में था, स्पोर्ट्स के बीच में मैं एक एनसीसी मैंने ज्वाइन की थी। एनसीसी मुझे पहली बार माउंट ट्रेनिंग के बारे में पता चला। जो मेरे माउंट ट्रेनिंग का जो स्ट्रगल था वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो स्पोर्ट्स से भी बहुत हार्ड होगा। क्योंकि जब मैं एज अ कॉलेज टाइम में था, मैं अपने स्पोर्ट्स इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोज़ सुबह और शाम प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, एजुकेशन के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को। तो उसी बीच एनसीसी में जब मौका मिला तो मुझे काफ़ी जो माउंट ट्रेनिंग के बारे में भी मुझे पता चला। पहले मैं सोचता था कि मैं तो खुद भी पहाड़ों में रहता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि हमारे पहाड़ कितने ख़तरनाक है, लेकिन उसको क्लाइम करने के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो चीज़ मुझे एनसीसी के द्वारा पता चला। तो 2011 में एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हम लाखों बच्चों में से हम सिलेक्टेड हुए, और जिसमें 100 लोग हम बेस्ट स्टूडेंट जो सिलेक्टेड, वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग उत्तरकाशी, जो दिसंबर के महीने में ट्रेनिंग हुई। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद उस टाइम मेरी जो उम्र थी वो 15 साल थी। तो उस समय मैंने माउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इसके अलग अलग तरह के मैं सिर्फ वीडियोस और उसमें डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफी में देखता था, और वो अपने सामने देख के थोड़ा सा डरा भी था, क्योंकि ऐसे ऐसी चीज़ें हमें उठा के चलना पड़ता था और ट्रेनिंग करना पड़ता था। तो मेरे लिए माउंट ट्रेनिंग इतना इजी नहीं था। और धीरे धीरे मुझे काफ़ी लोगों के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला, अपने स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने की।
और उसके बाद जो प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन में मैंने हिमाचल के मनाली साइड के दियो तिब्बा एक्सपीडिशन की, और बहुत मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था इतने कम उम्र में 6001 मीटर यानी 20,000 फीट की माउंटेन्स करने में, क्योंकि हम तो गांव में कभी भी, जैसे हमारे फेमस फ्लावर फेस्टिवल होते थे और उसमें हम फूल लाने क्लाइंबिंग करके जाते थे यहाँ से, तो वो उससे भी डबल डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज़ वहाँ पर ग्लेशियर, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर मैंने पहली बार देखे थे और वो बहुत टूटते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन उसे करने में बहुत मज़ा भी आता था हमें। और उसके बाद नेक्स्ट प्री एवरेस्ट के बाद हमारा आगे सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मैं वापस आया और बाकी जो टीम थी वो चली गई थी। तो मैंने सोचा कि मेरी क्यों नहीं हुई सिलेक्शन और मेरी क्या कमी रह गई थी। तो मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना चाहा और उसमें मैंने इंडिया की जो 4-5 इंस्टीट्यूट है जो बेस्ट, उससे मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। तो वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एजुकेशन भी बीच में चलता रहा, वो भी नहीं छोड़ सकता था मैं। और मैंने अगेन अरुणाचल प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग में मैंने ट्रेनिंग ली और एडवांस के लिए, और वहाँ से मेरी जो स्किल में और इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। और मैंने देखा कि एवरेस्ट के लिए अगर आपको इससे भी ज़्यादा और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने MOI किया JNK में, जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग पहलगांव। और वहाँ पर जब MOI किया, MOI में भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखना पड़ता था और आपको एज ए टीचिंग लाइन के लिए भी आपको सिखाया जाता है किस तरह से, कैसे माउंटेन्स, कैसे सिचुएशन में आपको डलना है। जब ये JNK में रेस्क्यू के लिए गया था, ये MOI के लिए गया था, रेस्क्यू नहीं सॉरी, वो MOI के लिए जवाहर इंस्टीट्यूट ये वहाँ पर पहलगांव गया था। तो वहाँ पर मुझे अब भी याद आता है कि रात को जब इनको ट्रेनिंग के लिए जंगलों में दौड़ाया, तो रात को यहाँ से वो इसने ये बताया कि भाई उधर तो बड़ी पारी फायरिंग हो रही है। मैंने बोला अरे अभी तो फायरिंग हो रही है अपने देश में हैं, जब जो दुश्मन के साथ तुम बॉर्डर पे जाएंगे तो क्या तुम वहाँ पर दुश्मन को छोड़ के खुद भाग जाएंगे? ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। जिसने आगे बढ़ना है तो वो बढ़ना ही बढ़ना है, पीछे हट के नहीं देखना है बिल्कुल। तो सफ़र चलता रहा बीच बीच में, और काफ़ी मेरे दोस्त भी थे जो 2011 से बने हुए थे, जो धीरे धीरे पीछे छूटते गए। कभी सोचा नहीं था कि वो इतने जल्दी चले जाएंगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। तो मैंने हार नहीं मानी और मैं करता रहा कोशिश अपने लाइफ की, और मेरा एक टारगेट ये बन गया था कि 2011 में नहीं हो सका तो शायद आगे आने वाले समय में क्या पता मेरा नाम हो, क्या पता मैं अपने आप को और फिट बना सकूं। क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि एवरेस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें चाहिए। एंड 2019 में मैंने सर्च एंड रेस्क्यू की नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन में उत्तरकाशी में अगेन। तो वहाँ पर ट्रेनिंग बहुत ख़तरनाक थी रेस्क्यू में। तो आप किसी और को बचा के आना है और अपने आप को भी बचाना है। तो हम एक रात इग्लू में रहे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट थी, क्योंकि जब भी कोई माउंटेन्स में आप फंसते हैं तो आपको एक शेल्टर बनाना पड़ता था। तो वो चीज़ें भी मुझे वहाँ पर सीखने को मिला और अपने आप को और इम्प्रूवमेंट करने को मौका मिला। तो एंड लास्ट 2019 में जब कोर्स करके मैं वापस आ रहा था तो मुझे पता चला कि IMF इंडियन माउंटेन फाउंडेशन एक मैसिव एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज़ कर रही है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इमीडिएटली मैंने सब कुछ फॉर्म फिल किया और ऑल इंडिया से अगेन मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें 2 टीमें डिवाइड हुई थी 100 में से, जो 50 लोग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग और 50 जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग, 2 इंस्टीट्यूटों में ट्रेनिंग होती रही। और ये ट्रेनिंग शायद मेरे जो पहले ट्रेनिंग से भी सबसे खतरनाक थी। हमें लगभग 20 kg के साथ हमें सुबह उठाया जाता था, 10 से 11 किलोमीटर हमें रनिंग कराया जाता था, और रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी हमें पीठ पे लगभग 17 से 18 kg लेके हमें क्लाइंब करना पड़ता था। तो वो मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ा लेसन था कि हम कई बार होता है कि हम कई बार मकरे हो जाते हैं, लेकिन वो चेक करते थे एक उससे कि
किसी का वेट कम ना हो और सभी को वेट बराबर दिया जाए। तो वो सिलेक्शन पूरी ख़त्म होने के बाद हमें नेक्स्ट फेज से गुजरना था। तो नेक्स्ट उसमें हमारा 53 लोगों का चयन हुआ जो माउंट त्रिशूल, जो एवरेस्ट से जाने से पहले 7000 मीटर की माउंटेन करना अनिवार्य था। तो ये कुमाऊं गढ़वाल में थी ये माउंटेन, जो माउंट त्रिशूल जो 7120 मीटर है। तो उसमें हमारी टीम बटी और 3-4 ग्रुपों में बटी। उसमें पहले टीम में मैं खुद था और जिसमें हमने कैंप 2 तक रूट ओपनिंग की। बहुत हमारा जो सफ़र था और टफ़ होता गया, क्योंकि उसमें हमें रूट ओपनिंग करना सिखाया गया। आप खुद रूट ओपनिंग करोगे और उस माउंटेन को खुद ही सबमिट करना है। और हमारे साथ 2-3 और शेरपास भी थे, वो लास्ट कैंप 2 के बाद वो पहुँचे थे। उसके बाद हमने रूट ओपनिंग की अगेन, और उस एक्सपीडिशन में सबसे कम सक्सेसफुल रेशियो थी, उसमें सबसे तेज़ विंड चढ़ते थे। तो हमारे पीछे एक सिंगापुर की भी टीम आई थी जो इस एक्सपीडिशन में जो क्लाइंब करने के लिए। तो और हमारा जो सफ़र था वो आगे चलता रहा। जिस तरह से हमने इस एक्सपीडिशन में माउंट त्रिशूल को मैंने कैंप 2 से डायरेक्ट सबमिट करके वापस आया हूँ और कैंप 1 के लिए। और ऐसा करने वाला शायद इंडिया से भी बहुत कम लोग हैं। और उसके जो सेकंड जो सिंगापुर की जो टीम थी, वो टीम समिट के लिए जब पहुंच रही थी तो उनका एक कैजुअल्टी हुई और हमें जब बाद में पता चला तो उनमें से एक जो मेंबर था उसे हमें खोना पड़ा। तो काफ़ी दुख की बात है। उस समय हम साथ थे, बैठे हुए थे टीम वर्क के साथ, और हमारे बीच कोई अगर छूट जाता है तो हमें काफ़ी अपसेट होना पड़ता है पूरी टीम को। एंड उसके बाद 2020 जो कोविड का समय चल रहा था, तो हमने कभी सोचा नहीं कि 2020 जो कोविड समय में एक्सपीडिशन हमारा शायद होगा, क्योंकि पूरा दुनिया कोविड की वजह से बंद हो चुकी थी। और उसके बाद 2020 में कोई एक्सपीडिशन नहीं होने के कारण काफ़ी लोग सभी हम अपसेट हुए थे। एंड उसके बाद अभी कोशिश जारी थी, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी अपनी कि नहीं एक्सपीडिशन अब कोशिश करना है, इतना पहुंचा हूं तो पीछे नहीं हटना है। तो 2021 में ये एक्सपीडिशन अगेन चला। इसमें हम 14 लोग थे प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन में, मैसिव एक्सपीडिशन में। हम अब सभी टीम तैयार थे और हमारा जो फ्लैग ऑफ हुआ माननीय श्री किरण रिजिजू सर जो खेल मंत्री थे, और उसके बाद हमारी टीम रवाना हुई नेपाल के लिए। और जैसे ही हम नेपाल पहुँचे, नेपाल में भी हमें कुछ टेस्ट कराने पड़े कोविड के, और उसके बाद पूरी टीम एक हफ्ते तक रेस्ट किया। उसके बाद हमने वहाँ से अपना जो सफ़र था लुकला के लिए हम मूव हो गए, जो दुनिया की सबसे डेंजर एयरपोर्ट माना जाता है। और वहाँ से ऐसे जो हिमालयन जो स्टार्ट होती है, और जैसे ही वहाँ पर हम पहुँचे और उसके बाद हमारा धीरे धीरे हमारा जो ट्रैक स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ से एवरेस्ट की काफ़ी उसकी दूरी काफ़ी दूरी थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे हम वन बाय वन एक नाइट एक लॉज पे ठहरने लगे। 1 by 1 एक लॉज पे ठहरना स्टार्ट हुआ और हमारा धीरे धीरे एक्लिमेटाइज भी इसी बीच होता रहा। और उसमें हमने नेपाल को जो बहुत करीबी से देखा, और हमारा जो स्टार्टर पॉइंट था सागरमाथा नेशनल पार्क, जहाँ से एवरेस्ट का रूट स्टार्ट होता है। और वहाँ से पूरी जर्नी बड़ी खूबसूरत, और जो नेचर बहुत खूबसूरत। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और 2-3 दिन से हम कंटिन्यू वॉक करते रहे। एक दिन रेस्ट और अगले दिन पूरा दिन वॉक करना। और उसके बाद हम नामचे बाजार पहुँचे, उस एरिया का बहुत खूबसूरत इलाका, और नामचे जहाँ से हमें शेरपा म्यूज़ियम देखने को मिला। और उसके बाद हमने वहाँ से एवरेस्ट व्यू, फर्स्ट टाइम मैंने अपने आंखों के सामने एवरेस्ट को देखा, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना करीब हूँ मैं, और कुछ टाइम बाद हमें उसको सबमिट भी करना है। और धीरे धीरे हमारा जो सफ़र आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे बहुत हिलेरी जो ब्रिज, फेमस ब्रिज, वो हमने क्रॉस की। और उसके बावजूद एवरेस्ट से पहले हमें एक माउंटेन करना था। वहाँ की जो एक माउंटेन थी लबुचे ईस्ट, जो 6119 मीटर की थी। तो वो भी अपने आप में 6000 मीटर बहुत टेक्निकल थी।
इंडिया और हर माउंटेन को देखा जाए तो उसके बाद हमारी पूरी टीम वो 6000 मीटर माउंटेन्स के लिए रेडी हुई और हमने वो समिट किया। जब हम टॉप पे थे तो वहाँ से बहुत खूबसूरत जो माउंट एवरेस्ट मुझे और अच्छी तरह से मुझे दिखाई दिया। बेस कैंप मानो कोई छोटा सा बस्ती बसा हो, उस समय बेस कैंप पे इतने सारे जो टीम्स वहाँ पर अब पहुँचना स्टार्ट किया था और मैसिव एक्सपीडिशन हमारे सामने थी। और उसके बाद हम वापस पहुँचे बेस कैंप और बेस कैंप में हमारा स्वागत हुआ पूरी टीम का और हमारा उसके बाद तैयारी स्टार्ट हुई कि जो एवरेस्ट है उसको कैसे क्लाइंब करें और कितने दिन लगेंगे। और पूरी जो हमारी टीम थी एक्लेमेटाइज के साथ साथ वहाँ के जो शेरपास हैं उनके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेट किया गया और उनके साथ हम ट्रेनिंग करते थे। और वहाँ के जो रियल हीरो है वो तो शेरपा ही है, आई सल्यूट देम। और वो इस एल्टीट्यूड में रोप और जो क्रेवासिस उन सबको वो देखते रहते थे कि कब कौन सा क्रेवासिस खुल जाता था। और अब हमारा एक्लेमेटाइज डे का भी दिन आया था तो हमने मूव की हमारी पूरी टीम ने कि सबसे पहले हम खुम्बू ग्लेशियर जो दुनिया की सबसे तेज़ खिसकती हुई खुम्बू ग्लेशियर उसको हमने पार करना था। वो सबसे बड़ा मेरा डर था क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो सबसे पहले एक शेरपा की वहाँ पर मौत हो गई थी, तो उससे काफ़ी डर लगा था हमें कि अब हमने उसी रूट पे ही हमने फॉलो करना है। तो धीरे धीरे हम जैसे खुम्बू ग्लेशियर क्रॉस कर रहे थे तो एक लैडर टूटने के कारण हमें वापस आना पड़ा। हम आधे ही खुम्बू क्रॉस करके वापस आए। वापस आए तो अगले 1-2 दिन के बाद हमारी टीम फिर दोबारा से एक्लेमेटाइज, क्योंकि इस 8000 मीटर के लिए हमें एक्लेमेटाइज हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लगभग हमारे को 7000 मीटर टच करके हमें वापस आना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमने खुम्बू ग्लेशियर क्रॉस किए, बहुत बड़े बड़े। और खुम्बू ग्लेशियर में ट्रैफिक जैसा एक आम बात है, आपको पता है कि इतने सारे कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पर क्लाइंब करने के लिए। और हम कैंप 1 पहुँचे। कैंप 1 से मैंने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट टॉप को तो नहीं, लेकिन एवरेस्ट की जो रूट है जो कठिनाइयाँ हैं उसको फेस किया। बहुत टफ था मेरे लिए, लेकिन थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। लोग इतने सारे थे और बहुत लोग जो एवरेस्ट के लिए पहुँचे हुए थे वहाँ पर। तो एक रात कैंप 1 गुजारा, अगेन नेक्स्ट कैंप 2 के लिए हम पहुँचे। कैंप 2 पहुँचने के लिए भी हमें काफ़ी समय लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि कैंप 2 एवरेस्ट के बिल्कुल नीचे है। और उसके बाद हमने अगले दिन हम कैंप 3 टच करके वापस बेस कैंप हम लौटे। और उसके बाद हमारा टारगेट था कि कुछ दिन मौसम साफ़ होने के बावजूद हम लास्ट हमारा समिट पुश होगा। तो इसी बीच आपने सुना होगा कि जो 2 साइक्लोन हिट हुए थे टुक नाम के, तो वो साइक्लोन ने काफ़ी डिस्टर्ब किया हमारी जो समिट। हम जब निकलने वाले थे तो मौसम बहुत ख़राब थी, तो हमारा डिसाइड हुआ कि हम कैंप 2 में ही रुकेंगे। तो कैंप 2 में काफ़ी देर तक रुके थे। तो काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें वापस जा रही थी क्योंकि नीचे से मैसेज यही आया था कि आगे शायद मौसम इतना क्लियर नहीं होगा। तो लेकिन हमने हार नहीं मानी। उस समय भी थोड़ा सा अपसेट ज़रूर थे कि अगर ये मौसम का साथ नहीं देता तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो अभी हम कैंप 2 में हैं। लगभग 8-9 दिन से हालत ख़राब और लगभग कैंप 4 से वापस हम। वेदर ने साथ नहीं दिया अमित कुमार ने की क्या आज एवरेस्ट ने शायद इस बार मौका नहीं दिया और हमारे पैरामीटर की फोर्स भी सारे के सारे वापस जाती हुई। तो जैसे ही हम अगेन हमें नेक्स्ट डे में मौका मिला तो हम पहुँचे कैंप 3। और कैंप 3 में लगभग 60 से 70 किलोमीटर की विंड चलने लगी थी। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी तेज़ विंड चलेगी। हमारे टेंट सारे उड़ गए थे। तो उसके बावजूद हमें वापस आना पड़ा अगेन हमारी टीम को, क्योंकि मौसम की जानकारी शायद अच्छी नहीं होने के कारण हमें वापस आके कैंप 2 में ही रुकना पड़ा। और 21 से 29 के बीच काफ़ी मौसम ख़राब था और 29 को एक एवलांच हिट हुआ था। वो एवलांच ने
उस एरिया का पूरा रुख ही चेंज कर लिया था। पूरे टेंट टून सारे ख़त्म थे। कि कल रात को पता नहीं एक ग्लेशियर एवलांच आने से डिस्ट्रॉय हो गए, आप देख सकते हैं। तो डिस्ट्रॉय आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ख़तरनाक डिस्ट्रॉय हो चुका है। और आज 29 तारीख, तो मौका आखिरी। ये देखिए बहुत टेंट उठ गए, काफ़ी लोग अभी भी जा रहे हैं लोग से फेस में। आपका अपना अमित कुमार नेगी। जब ये एवरेस्ट जाते हुए कैंप 2 से जब मेरे संपर्क में आया था, एक बार फ़ोन हुआ था, बोला कि भाई यहाँ तो एवलांच चल रहे हैं, बड़ी मतलब टेंट टूंट सारे उड़ गए हैं। तो अब मैंने इसको यही बोला कि भाई डर चीज़ होना ही नहीं चाहिए, हार नहीं माननी है, मतलब एवरेस्ट चढ़ के ही आना है, वापस नहीं आना है। तो किस्मत की बात ये थी कि उस एरिया पे लोगों की इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई। उसी रात को टीम ने मूव कर दिया था और अगले दिन हमारी बारी थी कि अब एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। और 29 से हमें मैसेज आना स्टार्ट हुआ कि 30, 31, 1 को मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी जो विंड होगी, विंड हवा का रुख वो बहुत तेज़ होगा। बाकी आपके ऊपर है कि आपने क्लाइंब करने जाना है या आपको वापस आना है। तो हमने पूरी टीम ने डिसाइड किया कि हम क्लाइंब करने जाएंगे। तो जब हम उसमें डिसीजन ये रखा गया था कि अगर इतने 21 और 29 के बीच टेंट सारे ख़त्म थे, आप कैंप 3 रुकोगे या समिट पे आपका लास्ट समिट कैंप लगाओगे। तो उसमें हमारी कुछ टीम वर्कों ने कहा कि हम डायरेक्ट कैंप 2 से कैंप 4 यानी समिट कैंप के लिए जाएंगे। तो ये कुछ पागलबंती भी थी, क्योंकि हर कैंप के लिए लगभग आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं। सुबह 6:30 बजे करीब मैं और मेरे शेरपा निकले और हमने लोत्से फेस में हम नहीं रुके, डायरेक्ट कैंप 4 8000 मीटर यानी 6400 मीटर से 8000 मीटर मैंने 8 घंटों में कवर किया। वो उसके बाद हम जब डेथ जोन पहुँचे तो हमारे टेंट नहीं थे, सारे टेंट उड़ गए थे। जो 21 से 29 तारीख तक इतनी स्नोफॉल हुई थी, इतनी तगड़ी विंड के कारण। guys, my name is Amit Kumar Negi and I'm taking promotion के पहुँच चुके हैं डेथ जोन में 8000 मीटर डेथ जोन में, लेकिन अभी तक टेंट नहीं मिला। अभी दाई हम दोनों लगभग 2:25 पे यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं व्यू। अभी तक टेंट नहीं मिला हमारा, पता नहीं कहाँ गया। तो एक रेन शेटर जैसा एक छोटा सा एक टेंट था, वो थोड़ी बची हुई थी, उसको हमने बर्फ़ को साफ़ किया और उसके अंदर हमने आशियाना लिया और हमारी टीम आती तक। और हमारे साथ एक फेमस न्यूज़ दाई थे जिन्होंने दुनिया की सबसे 14 माउंटेन 7 महीनों में कंप्लीट किया। मैं बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया हमारी टीम को भी, और मुझे उनसे लोत्से फेस में मिलके बहुत खुशी हुई। उन्होंने काफ़ी गुड लक कहा हमारी टीम को और मुझे भी। Yes, is a name, brother. Nivdai, please tell me the Indian fans. Okay, to all my brothers and sisters out there, Yes, you know, keep pushing your limit. Thank- Nothing is impossible. yeah, thank you. And I'm one small your friend, Amit Negi. Yes. Yes, Here we are nearly at South yes, Pole. and your logo. This is your. Yes. Yes, this is the logo. Yes. एंड उसके बाद हमारी टीम धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हुआ और मेरे साथ जो नीरज चौधरी सर थे वो भी टाइम से पहुंच गए थे। और हमने डिसाइड किया कि थोड़ा रेस्ट करके हम 9 बजे के करीब टीम हम मूव करते हैं। तो काफ़ी कंट्री के थे। अब धीरे धीरे डेथ जोन से हिलेरी स्टेप यानी साउथ समिट के लिए पहुंचने के लिए आपको उस दिन का रूट इतना खतरनाक था कि सारी रस्सियां दब गए थे। तो हमें जो भी टीम आगे जा रही थी वो रूट ओपन कर रही थी। तो 100 मीटर जाने के बाद जो हमारी जो पहली टीम थी वो रुक गई और हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सबमिट करना है तो आपको रूट ओपनिंग करना पड़ेगा। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कैंप 4 डेथ जोन से थोड़ा सा 100 मीटर ऊपर से वहाँ से समिट तक मेरे शेरपा के साथ रूट ओपनिंग की,
क्योंकि जब भी कोई भी एवरेस्ट एक्सपीडिशन में जाते हैं तो ज़्यादातर शेरपा ही रूट ओपनिंग करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मुझे इस एक्सपीडिशन में मौका मिला रूट ओपनिंग करने का। तो उस बीच में मैं और मेरे शेरपा डेथ जोन से ऊपर साउथ समिट पे पहुँचे, ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज किया हमने वहाँ पर। ये मेरी ऑक्सीजन खत्म होने का राज, ये देखिए पाइप, ये लोग क्या कह रहे हैं इनका भी सुन लेंगे। देखो ये पाइप फटी हुई, अपने टूटी हुई यहाँ पर, तो ये मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। फिर वो देख इसकी वजह से मेरी रात को ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। कुछ और करेंगे। तो साउथ समिट से ऊपर पहुँचते ही 2 कैजुअलिटी और हमें दिखी वहाँ पर, जो इससे पहले एक्सपीडिशन के थे। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। तो उन्हें देख के भी काफ़ी डर लग रहा था, उनके ऊपर से हम गुजर रहे थे। और हिलेरी स्ट्रैप क्रॉस करने के बाद लगभग हम सुबह के काफ़ी पहले 4:30 बजे के करीब वैसे पहुंच गए थे। और मैंने वॉकी टॉकी पे 5:20 पे मैंने मैसेज किया कि हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे। और मैं वो दिन बयां नहीं कर सकता, मैं और मेरे शेरपा, और मेरे शेरपा ने मुझे, फुरवा दोरजे शेरपा जिनका नाम था, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वो सुबह की पहली किरण, और सबसे पहले हम दोनों लगभग 1-2 घंटे तक कोई भी टीम नहीं पहुंची थी, सबसे पहले हम पहुंचे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागर माता ने मुझे एक्सेप्ट किया आने के लिए, उनका आशीर्वाद रहा। और जाते जाते मैंने ये जो वहाँ पर किन्नौरी टॉपी भी मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड में मैंने इसको दिखाया। एवरेस्ट जब गया था तो सुन के तो हमको भी लगा थोड़ा, मतलब, पर ऐसा है कि कोई भी काम मतलब डर से कुछ नहीं होगा, डरना नहीं पड़ता है। आप किस लिए चल रहे हैं? कोई घर के लिए नहीं, कोई ये अपने प्रदेश के लिए या किन्नौर के लिए यानी देश के लिए कर रहे हैं आप। इसमें आपको देख करके कई ऐसे युवा जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, वो वैसे डर में रहे हो, उन आदमियों के लिए ये एक बहुत बड़ा वो है कि भाई जब अमित जा सकता है एवरेस्ट तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। और सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस फील्ड में, इस माउंटेनिंग एक्सपीडिशन जो एवरेस्ट एक्सपीडिशन में। और स्पेशल थैंक यू टू हिमाचल गवर्नमेंट जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस फील्ड में। और उसके बाद हमारी टीम वापस आई और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारे एवरेस्ट एक्सपीडिशन का। तो हमने काफ़ी लोगों को खो दिए थे, लेकिन माउंटेन में तो ये है कि आप 100% अपने आप को कहीं नहीं दे सकते। कुछ लोगों का कहना है कि एवरेस्ट में अगर आप जाते हैं तो आप शेरपा के बदौलत आपको समिट होती है। तो मेरा कहना है कि शेरपा आपको सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन आपको चलना तो खुद को ही पड़ता है। एंड उसी बीच हमने उन शेरपाओं को भी याद किया जिन्होंने अपनी जो जान जोखिम लगा के हमारे साथ क्लाइंबिंग की, और कई लोगों को हमने खोए, तो उन्हें भी याद किया जाएगा। और मेरी लाइफ का तो ये सबसे बड़ा मोमेंट था, मैं बयां नहीं कर सकता। एवरेस्ट मेरे लिए ड्रीम था 2011 से, इतना लंबा सफ़र 9 साल से मैं इस एवरेस्ट के लिए कर रहा था, लेकिन अब वो सपना पूरा हो गया। एंड मैं आगे यूथ के लिए भी सोच रहा हूँ कि और कुछ करूँ यूथ के लिए।
तो हिमाचल गवर्नमेंट ने एज ए यूथ आइकन मुझे बनाया था। जब पहुंचा था तो माननीय श्री जयराम ठाकुर ने भी स्वागत किया था मेरा। तो अब मैं सोच रहा था कि इसके बाद जो मेरे और एक्सपीडिशन है बहुत जल्दी कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी टफेस्ट माउंटेन्स में है, वो भी गिने जाते हैं। तो आप सभी का अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं ऐसे माउंटेन भी अचीव करूं और हमारे भारत और हिमाचल और किन्नौर का नाम ऊंचा करूं। थैंक यू। अभी समीर भी आ रहे हैं समीर के लिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। सो टेक केयर एंड गवर्नमेंट यदि सपोर्ट करती है, यानी इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, तो अगला जो इसका टारगेट है मतलब ये कंचनजुंगा के बाद और भी कई पहाड़ी चढ़ने का इसका इरादा है। उसमें मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई प्रदेश का और देश का नाम रोशन कराए, और ये चढ़ के ही आ सकता है। My name is Amit Kumar Negi and this time I'm here is a Khumbu ice fall. तो आज 2 तारीख है। सो मैं और मेरे बड़े भाई नीरज चौधरी सर अभी बैठे हुए थोड़ा हम नेटवर्किंग पॉइंट पे, अभी थोड़ा नेटवर्क से थोड़े मैसेज कर रहे हैं। तो हमने सबमिट किया है 31 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे से 5:30 बजे के बीच। हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। एंड आई एम रियली थैंक यू टू ट्राइब एडवेंचर जो बहुत अच्छा वर्क कर रही, काम कर रही है। तो इनको भी आप शुभकामनाएं दीजिए और उनके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारा भी छोटा सा एक पेज है, प्लीज़ आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग शोशिला पीक या एवरेस्ट अपना अमित नेगी, आपका छोटा भाई। डेफिनेटली नेक्स्ट माउंटेन कमिंग सून।